दोस्तों, आज मैं साझा करने जा रही हूँ न्यूज़ 18 से श्री राम शर्मा इनका वह एडिटोरियल जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके अंतिम समय से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताया गया है। देश को आज़ादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी भूमिका रही है। 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया था, लेकिन यह घटना एक रहस्यमय साबित हुई क्योंकि इस घटना के लंबे समय बाद तक उनके जिंदा रहने की खबरें आती रही। लोग तरह तरह के दावे करते रहे। इन तमाम दावों और हवाई दुर्घटना को लेकर नेताजी का अंतिम समय वाकई आज तक रहस्य बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने हमेशा यही माना कि उनके पिता की मौत 18 अगस्त 1945 को एक हादसे में हुई थी। हालांकि उन्होंने मांग की कि टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी उनके पिता की अस्थियों का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए ताकि उन्हें लेकर जो रहस्य जारी है वो रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन उनकी इस मांग पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसियों ने अपने अपने तरीके से इस घटना से जुड़ी सच्चाई को खंगालने की तमाम कोशिशें की। हजारों पन्नों की गोपनीय फाइलें बनी, लेकिन ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। नेताजी के जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं की पड़ताल करती हुई एक पुस्तक सुभाष बोस की अज्ञात यात्रा प्रकाशित हुई। पत्रकार संजय श्रीवास्तव की यह पुस्तक नेताजी की रहस्यमय मृत्यु की शोधपूर्ण कथा है। हवाई दुर्घटना के बाद एक गुमनामी बाबा के रूप में सुभाष चंद्र बोस की चर्चा होती रही। इस पुस्तक में गुमनामी बाबा के बारे में विस्तार से तथ्यों के साथ बताया गया है। प्रस्तुत है यह अंश। गुमनामी बाबा को लेकर चर्चाएं, कयास और विवाद पिछले 30 सालों से लगातार जारी है। बंगाल के एक फिल्मकार श्रीजीत मुखर्जी ने गुमनामी बाबा पर फिल्म बनाई जो विवादों से घिर गई। नेताजी के परिवार वालों ने इस फिल्म पर नाराजगी जाहिर की। आखिर क्यों गुमनामी बाबा को नेताजी साबित करने की कोशिश की जा रही है? नेताजी की बेटी लंबे समय से इनकार करती रही है कि गुमनामी बाबा नेताजी हो सकते हैं। वे ऐसी किसी भी संभावना को खारिज करती रही है। सुभाष जी के परिवार ने हमेशा गुमनामी बाबा से दूरी बनाकर रखी, गुमनामी बाबा पर सवाल खड़ा किया। नेताजी की बेटी के साथ सुभाष जी के परिवार ने एक सिरे से खारिज कर दिया कि गुमनामी बाबा कहीं से नेताजी हो सकते हैं। यह मांग भी फिर जोर पकड़ रही है कि नेताजी की उन अस्थियों की जांच हो जो जापान के मंदिर में रखी है। नेताजी की बेटी अनीता ने हाल में यूपीए सरकार से इसकी मांग की थी। सुभाष जी का परिवार भी इस पर राजी होता नजर आ रहा है। देश में अब तक 3 जांच आयोग बन चुके हैं। पहला शाहनवाज खान जांच आयोग जब बना तब गुमनामी बाबा परिदृश्य में ही नहीं थे। 70 के दशक में जब खोसला आयोग बना तब देश में कई जगह लोग दावा कर रहे थे कि वे नेताजी हैं। हालांकि गुमनामी बाबा ने अपने पूरे जीवन में ये दावा कभी नहीं किया, लेकिन उनका नाम 70 और 80 के दशक में जगह जगह नेताजी के रूप में लिया जाने लगा। उनके निधन के बाद इन चर्चाओं ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया। खोसला आयोग ने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में साफ लिखा, 1945 के बाद बोस के कई स्थानों पर होने और दिखने की कहानियां सामने आई, लेकिन वो न केवल गढ़ी हुई है बल्कि अस्वीकार्य भी। अपनी रिपोर्ट में ये लिखकर ही उन्होंने नेताजी के रहस्य पर फुल स्टॉप लगा दिया। खोसला आयोग ने कहा, जगह जगह नेताजी के होने का जो लोग दावा कर रहे हैं वो केवल मनगढ़ंत है और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुखर्जी आयोग ने भी माना कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। उसके बारे में आयोग ने कई कारण दिए थे। उसमें 2-3 बड़े कारण ये हैं जिनका जिक्र जस्टिस मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में किया। पहला, बाबा को करीब से जानने वाले लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं, अतः वे गवाही के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। दूसरा, बाबा का कोई छायाचित्र उपलब्ध नहीं है। तीसरा, सरकारी फोरेंसिक लैब ने उनके हस्तलेख और दांतों की डीएनए जांच की रिपोर्ट ऋणात्मक दी है, यानी दोनों रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वे नेताजी से मेल नहीं खाती। 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जस्टिस विष्णु सहाय जांच आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि आयोग पता लगाए कि गुमनामी बाबा कौन थे और उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या रिश्ता था। सहाय आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के सामने पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया
कि बेशक नेताजी और गुमनामी बाबा में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हालांकि ये रिपोर्ट काफ़ी गोलमोल किस्म की है। कहाँ से आए थे गुमनामी बाबा? 1960 के दशक में दशनामी संप्रदाय के एक सन्यासी नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं। वे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नैमिषारण्य और बस्ती में साधु के तौर पर देखे जाते हैं। एकाकी जीवन बिताते हैं। उन्हें भगवान जी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि नेताजी को पहले से जानने वाले कुछ लोग, जैसे उनके कुछ रिश्तेदार, कुछ शुभ चिंतक और कुछ स्वतंत्रता सेनानी, कुछ आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी उनसे गुपचुप रूप से मिलते रहते थे। खासकर 23 जनवरी और दुर्गा पूजा के दिनों में मिलने जुलने वालों की तादाद बढ़ जाती थी। भगवान जी इतने गोपनीय ढंग से रहते थे कि उन्हें गुमनामी बाबा का नाम मिल जाता है, जो गुमनाम ही रहना चाहता हो। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी यह दावा नहीं किया कि वे नेताजी हैं। 16 सितंबर 1985 को गुमनामी बाबा के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार फैजाबाद के गुप्तार घाट में गुपचुप तरीके से कर दिया जाता है। हालांकि मुखर्जी आयोग के सामने कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गुमनामी बाबा का निधन फैजाबाद में नहीं हुआ था, बल्कि वे वहां से सितंबर 1985 में ही कहीं चले गए थे। बहरहाल फैजाबाद के गुप्तार घाट में जो अंतिम संस्कार हुआ, उसमें पुलिस और फौज के कुछ अफसरों और जवानों की मौजूदगी भी बताई जाती है। तिरंगे में लपेटकर दाह संस्कार कर दिया जाता है। आमतौर पर इस घाट पर सामान्य अंतिम संस्कार नहीं होते, लेकिन गुमनामी बाबा का जरूर हुआ। फिर यहीं पर उनका स्मारक बना। उस पर जन्म तिथि की जगह वही तारीख लिखी गई है जिस दिन सुभाष बोस पैदा हुए थे। मरने के दिन को लिखने की बजाय वहां 3 प्रश्नवाचक निशान बना दिए गए। इसके बाद अगला काम था गुमनामी बाबा के सामानों को देखना। यही वह कड़ी थी जिसने नेताजी की मृत्यु से जुड़े रहस्य को और गहरा कर दिया, या ये कहिए कि एक नई कड़ी जोड़ दी। उनके सामानों में सारे सामान ऐसे थे जो केवल और केवल नेताजी से ही खास रिश्ते की ओर इशारा कर रहे थे। इसमें सुभाष बोस के माता पिता और परिवार की तस्वीरें, नेताजी के दर्जनों गोल चश्मे, वह सिगार जो वे पिया करते थे, टाइपराइटर, उनके हाथों से लिखे गए खत, 555 सिगरेट और शराब की बोतलें, रोलेक्स के साथ वे घड़ियां जो अक्सर नेताजी के हाथों में देखी जाती थी, अखबारों की वे कटिंग्स जिसमें नेताजी संबंधी खबरें थी। साथ ही मिलने वाले सामानों में आज़ाद हिंद फौज की वर्दी, जापानी, जर्मन और अंग्रेजी साहित्य, सैकड़ों टेलीग्राम जो उन्हें भगवान जी के नाम से भेजे गए थे। दरअसल इसी के बाद लोगों को और लगने लगा कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि सुभाष जी ही थे। जब सुभाष जी की भतीजी कोलकाता से आई और उन्होंने इन सामानों को देखा तो उनका भी यही कहना था कि ये सामान सुभाष जी और उनके परिवार से संबंधित है। सरकारी खजाने में जमा गुमनामी बाबा का सामान, सुभाष चंद्र बोस के माता पिता, परिवार की निजी तस्वीरें, कलकत्ता में हर वर्ष 23 जनवरी को मनाए जाने वाले नेताजी जन्मोत्सव की तस्वीरें, लीला रॉय की मृत्यु पर हुई शोक सभाओं की तस्वीरें, नेताजी की तरह के दर्जनों गोल चश्मे, 555 सिगरेट और विदेशी शराब का बड़ा जखीरा, रोलेक्स की जेब घड़ी, आज़ाद हिंद फौज की एक यूनिफॉर्म। 1974 में कलकत्ता के दैनिक आनंद बाजार पत्रिका में 24 किस्तों में छपी खबर, ताइहोकू विमान दुर्घटना, एक बनी हुई कहानी की कटिंग्स, जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य की ढेरों किताबें, भारत चीन युद्ध संबंधी किताबें जिनके पन्नों पर टिप्पणियां लिखी गई थी, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच पर बने शहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्टें, सैकड़ों टेलीग्राम, पत्र आदि जिन्हें भगवान जी के नाम पर संबोधित किया गया था, हाथ से बने हुए नक्शे जिनमें उस जगह को इंगित किया गया था जहां कहा जाता है कि नेताजी का विमान क्रैश हुआ था, आज़ाद हिंद फौज की गुप्तचर शाखा के प्रमुख पवित्र मोहन राय के लिखे गए बधाई संदेश। नेताजी के निधन के बाद उनकी भतीजी ललिता बोस जब वहां आई तो उन्होंने इन सामानों को देखा। उसके बाद वे हाईकोर्ट की शरण में गई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि एक ऐसा जांच आयोग गठित किया जाए जो इस पहलू की जांच करे कि गुमनामी बाबा कौन थे और उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या रिश्ते थे।
फैजाबाद में गुमनामी बाबा के पास से मिला सामान राम कथा संग्रहालय में रखा गया है। वहां जाकर इसे देखा जा सकता है। जो भी इन सामानों को देखता है, गुमनामी बाबा से जुड़ी बातों को सुनता है, उसे लगने लगता है कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि नेताजी ही थे। फैजाबाद में वे 1970 के दशक में शुरुआत में या फिर 60 के दशक के आखिर में पहुंचे थे। कहाँ से आए थे ये किसी को नहीं पता था। किसी ने भी उनका चेहरा नहीं देखा था। आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने दावा किया हो कि वे गुमनामी बाबा को सामने से देख चुके हैं। हालांकि अयोध्या और फैजाबाद में उनके 2-3 ऐसे विश्वस्त लोग थे जो उनसे मिलते थे। उसमें एक डॉक्टर भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना मुंह बंद रखा। गुमनामी बाबा की सेवा के लिए सरस्वती नाम की महिला रहती थी, जिसे वे जगदम्बे बोलते थे। उनके निधन के बाद वो वहां से चली गई। बाद में मुखर्जी आयोग के सामने उनका बेटा राजकुमार शुक्ला पेश हुआ। उसने बताया कि जब साधु जी लखनऊ में श्रृंगार नगर में ठहरे थे, तभी उसकी माँ से उनकी मुलाकात हुई और फिर वो उनकी तब तक सहायक रही जब तक कि उनका निधन नहीं हो गया। वैसे ये सवाल करने वाले भी कोई कम नहीं है, जिन्हें लगता है कि भला सुभाष जी जैसे शख्स को ऐसी गुमनामी में रहने की क्या जरूरत होती। कुछ इस पर सवाल उठाते हैं कि क्यों कभी इस बाबा से मिलने सुभाष जी का कोई करीबी या उनके भाई नहीं आए। 70 के दशक में जब गुमनामी बाबा पहली बार फैजाबाद आए तो किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। उसके बाद वे बस्ती चले गए। वहां मन नहीं लगा तो वापस फैजाबाद लौट आए। पहले उन्होंने वहां सब्जी मंडी के एक मकान में रहना शुरू किया। इसके बाद वे एक बड़े अहाते वाले राम भवन में चले गए। निधन तक यानी लगभग 15 सालों तक वहीं रहे। दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या में वे जिन मकानों में रहे, उनके मकान मालिकों ने भी उन्हें नहीं देखा। किन्हीं असरदार लोगों के जरिए ये मकान गुमनामी बाबा को दिलाए गए थे। आमतौर पर बाबा लोग अपने इर्द गिर्द जमावड़ा और भक्तों का हुजूम पसंद करते थे। ये बाबा अलग थे, जिन्हें न तो अपने पास भीड़ पसंद थी और न ही लोगों का जमावड़ा। बहुत कम लोग ही उन तक पहुंच पाते थे। वे भी वो लोग थे जिनसे वो मिलना चाहते थे। बाबा हमेशा लोगों से पर्दे से पीछे ही मिलते थे। उनका चेहरा कोई नहीं देख पाता था। उनसे मिलने वाले लोगों में आज़ाद हिंद फौज के लोग हुआ करते थे। कुछ कोलकाता और दूसरे जगहों से आने वाले परिचित। बहुत से लोग रात के अंधेरे में कारों से आते थे। कुछ के साथ उनकी घंटों गंभीर मंत्रणा होती थी। सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा की कदकाठी में गजब का साम्य होने का भी दावा किया गया। कहा जाता है गुमनामी बाबा का असर ऊपर तक जरूर था, क्योंकि किसी भी बाबा के लिए इतने रहस्यमय ढंग से लंबे समय तक एक जगह रहना मुश्किल होता। जिस समय वे जिंदा थे, उनके गुमनाम बनकर रहने और किसी को चेहरा नहीं दिखाने की वजह से शक भी पैदा हुआ। पुलिस तक शिकायत भी पहुंची। ये रिपोर्ट कितनी सही है ये तो नहीं मालूम, लेकिन मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ चुकी है कि एक बार एक पुलिस अफसर ने उनके राम भवन पर पहुंचकर जबरन कोशिश की वो उनके सामने आए। गुमनामी बाबा सामने तो आए नहीं, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर का ही तबादला हो गया। लोगों को लगता है कि बाबा के संपर्क काफी ऊंचे थे। हालांकि वे कहाँ तक थे और किनसे थे ये कभी किसी को मालूम नहीं हो पाया। ये तय है कि वे कोई साधारण बाबा नहीं थे। इनके पास मिले सामान भी यही दर्शाते हैं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द जिस तरह की गोपनीयता बनाकर रखी वह भी चकित करने वाली है। अगर ये शख्स साधारण बाबा या संत थे तो इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी और जर्मन कैसे बोलते थे। उनके पास दुनिया भर के नामचीन अखबार, पत्रिकाएं, साहित्य, सिगरेट और शराब हमेशा कौन पहुंचाता था। 2019 में हैंडराइटिंग के संबंध में दावा। वर्ष 2019 में अमेरिका के जाने माने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट यानी हस्तलेख एक्सपर्ट कार्ल बेगेट ने दावा किया कि गुमनामी बाबा और नेताजी की राइटिंग एक जैसी है। उन्होंने दोनों के लिखे पत्रों का विश्लेषण करने के बाद ये दावा किया। बेगेट 40 साल से ये काम कर रहे हैं। उन्हें दुनिया का ऐसा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट माना जाता है जिसके निष्कर्ष अब तक कभी गलत नहीं हुए हैं। उन्हें कुछ समय पहले बगैर बताए गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस के लिखे पत्रों के 2 सेट दिए गए। गहन जांच के बाद उन्होंने कहा कि ये दोनों पत्र एक ही व्यक्ति ने लिखे थे। गेट को जो पत्र सौंपे गए थे वे गुमनामी बाबा ने 1962 से 1982 के बीच पवित्र मोहन राय को लिखे थे। पवित्र मोहन राय आज़ाद हिंद फौज में काम कर चुके थे। हालांकि मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में खास तौर पर एक पूरा चैप्टर गुमनामी बाबा के बारे में लिखा।
जिसमें उन्होंने कहा कि जब गुमनामी बाबा की लिखावट को फॉरेंसिक और हस्तलेखन विशेषज्ञों के पास भेजा गया तो एक को छोड़कर सभी ने कहा कि नेताजी और गुमनामी बाबा की लिखावट में अंतर है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।